ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन स्टेट बोर्ड के अंदर में। और यही चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के नाम से दिया हुआ है एनसीईआरटी क्लास 11 के टेक्स्ट बुक के अंदर में। ठीक, ये जो लेक्चर है वो उसी सीरीज का ऑलमोस्ट फोर्थ लेक्चर है। एंड लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत डिटेल में डिस्कस करते आ रहे हैं। हमने बिगिनिंग में यानी फर्स्ट पार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम और उसकी टाइप्स के बारे में बात किया। हमने ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। एंड देन हम कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ में बढ़े, जहां हमने ब्लड को थॉरोली स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ में जा रहे हैं, जो कि है ह्यूमन हार्ट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में हम एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे। एंड पॉसिबल अगर रहता है तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट भी हम इसी के अंदर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द हार्ट। ठीक, देखिए, हार्ट को हम हॉलो मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। पंपिंग ऑर्गन इसलिए क्योंकि हार्ट का एक ही काम होता है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करना एंड उसको थ्रू आउट द बॉडी यानी कि बॉड आपके मसल्स तक, आपके टिश्यूज तक, सारे सेल्स तक के उसको सप्लाई करना, पंप करना। तो हार्ट अंदर से हॉलो होता है। हॉलो मस्क्यूलर बिकॉज इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ मसल्स। हार्ट के अंदर में आपको कोई कार्टिलेज, कोई बोन देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको मस्क्यूलर बोलते हैं। एंड पंपिंग ऑर्गन एज आई सेड कि जिसका काम होता है पंप करना। ठीक, यहीं पे मैं आपको कुछ बेसिक डिफरेंसेस बता देता हूँ कि ह्यूमन हार्ट की जब आप बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। जबकि अगर आप बात करेंगे हार्ट ऑफ एम्फीबियंस, हार्ट ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक, हार्ट ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की आप बात करेंगे तो इनका हार्ट जो है ये 3 चेम्बर्ड होता है, जिसमें से 2 एट्रियाज होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। हाँ, रेप्टाइल्स की केस में एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि हम जब भी क्रोकोडाइल्स के बारे में बात करेंगे, क्रोकोडाइल्स हो गए या एलिगेटर्स हो गए, इनका हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड होता है डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ रेप्टाइल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं एंड हम बाकी डिटेलिंग पे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बोला कि हार्ट को हॉलो मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। ठीक, एंड हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अब ये मीजोडर्मल ओरिजिन क्या होता है, ये आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आपने ऑब्वियसली पढ़ा हुआ होगा, तो मैं वहां से कुछ पॉइंट्स लेके आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, ओरिजिन जो है वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के कौन से टाइप के टिश्यूज से वो सेल जो है या वो ऑर्गन बना हुआ है। बेसिकली हमारी बॉडी में सबसे इनिशियली, सबसे स्टार्टिंग में 3 ही टाइप के टिश्यूज होते हैं, जिसमें से मीजोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है और एक्टोडर्म होता है। तो मीजो, एंडो, एक्टो, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं जिनसे पूरी बॉडी डेवलप होती है। अब ये कहाँ से आया मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि ये स्पर्म एक हैप्लॉइड गैमेट है, ये ओवम एक हैप्लॉइड गैमेट है। इन दोनों का फ्यूजन होता है जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन। एंड यहाँ से फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी बनता है। अब ये जो है सिंगल सेल, सिंगल डिप्लॉयड सेल, द फर्स्ट सेल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज जाइगोट। ये जाइगोट का शुरुआत में सेल डिवीजन होता है एंड इट फॉर्म्स अ बंच ऑफ डिफरेंट सेल्स। शुरुआत में इन सेल्स को हम नाम देते हैं ब्लास्टोमियर्स। यही ब्लास्टोमियर्स पहले 8 सेल होते हैं, फिर 16 होते हैं, फिर 32 होते हैं, फिर 64 होते हैं। यही स्टेजेस में उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि 8 से 16 में नाम दिया जाता है मोरूला, एंड 16 से लेके 64 सेल्स की स्टेज पे उसको नाम दे दिया जाता है ब्लास्ट्यूला। खैर, काम की बात यह है कि ब्लास्ट्यूला के बाद में जैसे ही आपका सेल 64 स्टेज पे पहुंच जाता है, आपका एम्ब्रियो एक्चुअली अब उसको बोला जाएगा, तो जैसे ही एम्ब्रियो 64 सेल्स की स्टेज पे पहुंच जाएगा, अब याद रखिए कि ये जो 64 सेल्स हैं ये सारे के सारे सेम हैं। एंड सेम होने के अलावा इन सारे सेल्स के पास में एक बड़ा ही स्पेशल कैरेक्टर है, और वो स्पेशल कैरेक्टर ये है कि ये सारे सेल्स टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट का मतलब होता है दे हैव दी टोटल पोटेंसी टू फॉर्म, दे हैव दी पोटेंसी टू फॉर्म द टोटल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इनमें से हर सेल आगे बढ़कर एक नया एम्ब्रियो बना सकता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी को फॉर्म कर सकता है। तो जब किसी सेल में ये एबिलिटी होती है कि वो सारे टाइप के बॉडी सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, उसको टोटीपोटेंसी बोला जाता है। तो ह्यूमंस में और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ये जो 64 सेल्स होते हैं इनिशियली, ये सारे के सारे टोटीपोटेंट है। बट
64 सेल्स के बाद में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। जैसे ही गैस्ट्रुलेशन होगा ये 64 सेल्स अब तीन कैटेगरी के अंदर में डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले कुछ एंडोडर्म में कन्वर्ट होंगे, फिर कुछ एक्टो में कन्वर्ट होंगे, एंड तीसरी जो बनने वाली लेयर है वो है मीजोडर्म। वंस एंडो, एक्टो और मीजोडर्म बन गए, अब आपके पास में टोटीपोटेंट स्टेम सेल नहीं रहे। अब इनमें से हर कोई सेल अपने अपने पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स को बनाएगा, जिसमें से हार्ट या पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्हीं मीजोडर्मल टिश्यूज से डेवलप हुआ है। एंड देयरफॉर हम बोलते हैं कि हार्ट जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है वो ये है कि ह्यूमन हार्ट जो है ये स्पेशलाइज्ड मसल से बना हुआ है। ह्यूमन हार्ट स्पेशलाइज्ड मसल से बना हुआ है, एंड इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये अपना इम्पल्स खुद जनरेट कर सकता है। इम्पल्स खुद जनरेट कर सकता है। देखिए जब मैं पढ़ा रहा था तब भी ये बात आपको समझाई थी कि आपकी बॉडी की कोई भी मसल्स रहने दीजिए, कोई भी मसल्स रहने दीजिए। बेसिकली हम तीन टाइप के मसल्स में अपने बॉडी को डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, एक होती है स्मूथ मसल्स, ठीक है, एंड एक है कार्डियक मसल। ठीक, कार्डियक को फिलहाल मैं साइड में रख देता हूँ। इसके अलावा आपकी बॉडी की कोई भी स्केलेटल मसल रहने दीजिए या कोई भी स्मूथ मसल रहने दीजिए, जब तक आपके ब्रेन से मैसेज नहीं आ जाता ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। जब तक आपके ब्रेन से मैसेज नहीं आ जाता, इम्पल्स नहीं आ जाता, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। बट हार्ट हार्ट अपने कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपके ब्रेन पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होता। हार्ट की मसल्स की यही खास बात है कि ये अपना खुद का इम्पल्स जनरेट कर सकती है। तो हार्ट की मसल जो है ये अपना खुद का इम्पल्स जनरेट कर सकती है, और इसी कैरेक्टर की वजह से हम हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं। Heart is called as myogenic because it can conduct, it can generate, not only generate but can also conduct its own impulse। एंड इसीलिए हार्ट की केस में हम इस इम्पल्स को नर्व इम्पल्स नहीं कहते बल्कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। अदरवाइज वो सारी मसल्स जो ब्रेन से आने वाले मैसेजेस पे डिपेंड करती है वहाँ हम नर्व इम्पल्स वाला वर्ड यूज करते हैं, हार्ट की केस में हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाला वर्ड यूज करते हैं। ठीक, चलिए मूविंग ऑन। तो मैं वापस से ये पॉइंट को समराइज करके दे देता हूँ। मैंने ये बोला कि हार्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड मसल से बना हुआ है। सर हार्ट की मसल स्पेशलाइज्ड क्यों है? वो इसलिए बेटे क्योंकि बाकी स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स के कंपैरिजन में हार्ट की मसल्स जो होती है ये अपने इम्पल्स के लिए, अपने कॉन्ट्रैक्शन के लिए ब्रेन पर डिपेंडेंट नहीं होती। हार्ट की मसल्स अपने आप अपना इम्पल्स जनरेट करती है, जिस पे हम आगे बात करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर में। एंड हाँ, इसी वजह से ये आप देखेंगे, ये आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं ब्रेन डेड। जहां ब्रेन तो काम करना बंद कर चुका है बट हार्ट इज स्टिल पंपिंग। या फिर आपने कई बार वेंटिलेटर के बारे में बात सुनी होगी, इवन दो के वेंटिलेटर पे डेड नहीं होता पर्सन, ठीक है, एंड नहीं होता का कारण ही यही है कि अगर पर्सन का ब्रेन डेड हो चुका है बट हार्ट को किसी तरह काम करते रखा जाए तो बॉडी भी फंक्शनिंग रहेगी, मतलब सेल्स एटलीस्ट जो है वो जिंदा रहेंगे। ठीक, तो बट इसी के उल्टा अगर आप देख लें कि अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक आ जाए, इवन दो कि ब्रेन काम कर रहा है बट हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो पर्सन सरवाइव नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि आपका हार्ट जो है वो डायरेक्टली आपके ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि आपका ब्रेन आपके हार्ट की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है, जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक, तो इसीलिए इसी स्पेशल कैरेक्टर की वजह से हम ये बोलते हैं कि हार्ट जो है वो मायोजेनिक नेचर का होता है, बिकॉज इट कैन कंडक्ट इट्स ओन नर्व इम्पल्स। यहाँ मायोजेनिक का डेफिनेशन बाय मिस्टेक रॉन्ग दिया हुआ है। मायोजेनिक का मतलब होता है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इट्स ओन नर्व इम्पल्स। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हार्ट की लोकेशन के बारे में जब बात करेंगे तो हमने बोला कि हार्ट थोरैसिक कैविटी में यानी चेस्ट वाले रीजन में होता है, वेंट्रल यानी सामने की साइड में होता है, स्टर्नम यानी चेस्ट बोन के तुरंत पीछे होता है। एंड हार्ट का एग्जैक्ट पोजीशन ये है कि ये दो लंग्स के बीच में है, एंड दो लंग्स के बीच की स्पेस को मीडियास्टेनम बोला जाता है। हार्ट सेकंड से सिक्स्थ रिब के बीच में बैठता है, फिट होता है। ये स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ में शिफ्ट होता है और इसी को स्लैंटिंग या ऑब्लिक पोजीशन बोला जाता है।
हार्ट रफली कोनिकल शेप का होता है। बहुत सारे लोगों को आदत है कि वो इस तरह से हार्ट बनाते हैं एंड देन उसके अंदर में ये छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन हार्ट किसी भी तरह से ऐसा नहीं होता। हार्ट जो है वो रफली कोनिकल शेप का होता है। ठीक, उसके अलावा उसके जनरल साइज की अगर हम बात करें तो जितना बंदे का फिस्ट होगा, ठीक, ऑलमोस्ट उतना ही साइज जो है उसके हार्ट का यूजुअली होता है। ठीक, रफ अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 9 सेंटीमीटर के आसपास में हार्ट का थिकनेस होता है, विड्थ होता है, और 6 सेंटीमीटर के आसपास में थिकनेस होता है। वेट अराउंड 300 टू 250 ग्राम्स के आसपास में रहेगा। मेल फीमेल में थोड़ा सा वेरी करता है, फीमेल में हार्ट का वेट थोड़ा सा कम होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है। खैर, जैसे मैंने आपको बोला कि हार्ट जो है ये रफली कोनिकल शेप का होता है। हार्ट के दो पार्ट्स हैं, एक ऊपर वाला पार्ट जो ब्रॉडर होता है उसको हम नाम देते हैं बेस, जबकि नीचे वाला पार्ट जो थोड़ा सा नैरो या कोनिकल या पॉइंटेड होता है उसको हम नाम देते हैं एपेक्स। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये बेस है, ब्रॉडर पार्ट है, जबकि जो नैरो पार्ट है इसको बोला जाता है अपेक्स। तो हमने हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। द ब्रॉडर पार्ट इज कॉल्ड एज बेस while the narrower part is called as apex। ये जो पूरा रीजन है इसी को हम थोरैसिक रीजन बोलते हैं। एंड हार्ट में यहाँ सामने की तरफ में एक बोन होगा जिसको हम चेस्ट बोन या स्टर्नम बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर इफ इट इज द सेंटर ऑफ द बॉडी देन अ मेजर पार्ट ऑफ हार्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, बट इन सम केसेस हार्ट जो है, सॉरी लेफ्ट साइड में मैं बोल रहा था दैट मेजर पार्ट ऑफ द heart is shifted towards the left side, but in some cases the heart is at the right side and that condition is called as dextrocardia। आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे, तो उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोला जाता है। ठीक, हमने लंग्स भी पढ़ा। हमने बोला कि लेफ्ट लंग में एक छोटा सा नॉच होता है जहाँ पे हार्ट का अपेक्स फिट होता है, उसी को कार्डियक नॉच बोलते हैं। एंड ये दो लंग्स के बीच का जो गैप है इसी को मीडियास्टेनम बोला जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज ये भी याद रख लेते हैं कि हार्ट हार्ट ये सिर्फ ऐसे स्लैंटिंग नहीं है, बल्कि इसका पोजीशनिंग इस तरह से है कि ये जो बेस वाला पार्ट है ये आपके चेस्ट में अंदर की तरफ में धंसा हुआ होता है, जबकि ये जो अपेक्स वाला पार्ट है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ में होता है। तो जब आप अपने चेस्ट को हाथ लगा के फील करते हैं तो वो जो बीटिंग वाला पार्ट है वो मेनली आपके लोअर पार्ट है, यानी कि वेंट्रिकल्स वाला पार्ट होता है, यानी कि अपेक्स होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हार्ट जो है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है अंडर अ सिस्टम ऑफ टिश्यूज और कवरिंग्स। तो हार्ट की कवरिंग को हम पेरिकार्डियम नाम देते हैं। एंड ओवरऑल पेरिकार्डियम में दो लेयर्स होती है। जो बाहर वाली लेयर है उसको हम नाम देते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, जबकि अंदर वाली लेयर को नाम दिया जाता है सेरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जनरली नॉन इलास्टिक होती है, ये थोड़े से टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, और इसका ओवरऑल काम होता है कि आपके हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक, जैसे ही हम अंदर की तरफ में जाएंगे तो अब यहाँ पे आपको फिर सेरस पेरिकार्डियम दिखेगा जिसकी फिर से दो लेयर हो जाएगी। ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ रहेगी पैराइटल पेरिकार्डियम एंड अंदर की तरफ में रहेगी विसरल पेरिकार्डियम। ठीक, पैराइटल एंड विसरल के बीच में हमेशा से एक स्पेस होता है जिसको पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे आपको फोटो के थ्रू वो बात समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, इफ वी कट दिस सेक्शन ऑफ द हार्ट देन यू विल फाइंड के यहाँ पे तीन लेयर्स आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर आप देख रहे हैं दिस इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कंप्लीट प्रोटेक्शन टू द हार्ट। यहाँ से जब आप अंदर की तरफ में जाएंगे सो ये जो लेयर्स हैं ये है सेरस पेरिकार्डियम। ठीक, सेरस पेरिकार्डियम में जो सबसे बाहर की तरफ में आप देखेंगे इसको नाम दिया जाता है पैराइटल लेयर या पैराइटल पेरिकार्डियम। एंड देन अंदर की तरफ में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे विसरल पेरिकार्डियम एंड बीच में एक स्पेस है, इसी को पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है। मैं फिर से बता दूं, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, यहाँ से लेके यहाँ तक सेरस। ठीक, ये वाली जो है ये पैराइटल, ये विसरल, और ये दोनों के बीच का स्पेस जिसको पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। खास बात यह है कि इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड भी बोला जाता है। एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो बिल्कुल लंग्स में जिस तरह से फ्लूइड था, ठीक है, और जो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसी तरह ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये
फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब आपका हार्ट पंपिंग करता है, डायलेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये लेयर्स जो है ये एक दूसरे के ऊपर में ग्लाइड करती है, स्लाइड करती है, बट इनके बीच में किसी तरह का फ्रिक्शन न हो, उस कारण से मतलब फ्रिक्शन न हो, इस रीजन से यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। सो दिस इज द कवरिंग ऑफ हार्ट। बट कई बार क्या होता है कि हम इसको कंफ्यूज कर जाते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट के साथ में। देखिए कवरिंग जो है ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शनल लेयर्स हैं, जबकि हार्ट एग्जैक्टली जो है अंदर की तरफ में 3 लेयर से बना होता है, जिसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ओवरऑल फंक्शन क्या है पेरिकार्डियम का, पहले तो मैं आपको वो बता दूं कि 3 मेन फंक्शंस पेरिकार्डियम के होते हैं एज ऑफ नाउ। सबसे पहली बात तो ये है कि इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, जिसको हम शॉकअप्स बोलते हैं, जैसे हमारी व्हीकल्स में होते हैं, तो इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक, it protects the heart from the mechanical injuries. It also lubricates and frictionless provides the frictionless movement to the heart, and most importantly it keeps the heart from over distension. ये हार्ट को फैलने से जो है रोकता है, उसको अपनी पोजीशन पे मेंटेन करके रखता है। ओवर डिस्टेंशन का मतलब होता है एनलार्जमेंट, फैल जाना, अपनी जगह से बाहर निकल जाना, ठीक है, या एक्सटेंड हो जाना, जिसको हम स्ट्रेच हो जाना जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट इट कीप्स द हार्ट मॉइस्ट, ये हार्ट को मॉइस्ट रखता है, एंड डेसिकेशन यानी कि ड्राई होने से रोकता है। अब बात कर लेते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट में एक तो वॉल्स होंगे और आगे चल के आप पढ़ेंगे कि वॉल्व्स भी होंगे। ठीक, ये दोनों थोड़े से सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। हम वॉल्स ऑफ हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हार्ट जो है 3 लेयर्स से बना हुआ होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्चुअल में, अब यहाँ पे बात याद रखिएगा, जो हमने कवरिंग ऑफ हार्ट पढ़ा था, एंड कवरिंग ऑफ हार्ट के अंदर में सबसे अंदर वाली जो कवरिंग थी, जिसको हमने विसरल पेरिकार्डियम बोला था, तो एक्चुअल में जो सबसे अंदर वाली कवरिंग है वही आउटर मोस्ट लेयर भी है। जो अंदर वाली कवरिंग है वही आउटर मोस्ट लेयर भी है। तो जो विसरल पेरिकार्डियम है वही एक्चुअल में आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट है, जिसको एपीकार्डियम बोला जाता है। एपीकार्डियम बोला जाता है। ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। याद रख पाओ तो ठीक है, सेल्स वगैरह की टाइप्स कौन सी है क्या है, नहीं याद रख पाओ तो ये कोई कंपल्शन नहीं है इस पार्ट को याद रखना। हाँ, लेयर्स आप प्लीज याद रखिएगा कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिकार्डियम है, और यही एक्चुअल में विसरल पेरिकार्डियम है। मिडल लेयर विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज मायोकार्डियम। सबसे पहली बात तो हमने इनिशियली ही ये बोल दिया कि हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स। सर क्यों स्पेशलाइज्ड है? क्योंकि हमने बोला कि ये मायोजेनिक है। सर मायोजेनिक का मतलब ये है कि हार्ट अपने कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपके ब्रेन के सिग्नल्स पे डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक, हार्ट अपना इम्पल्स खुद जनरेट कर लेता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, ठीक, हार्ट की मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। हाँ जी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन वही है कि जिसके कारण से मसल्स के अंदर में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है, जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और यही लैक्टिक एसिड जो है ये टायर्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थकावट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अकड़ान के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप देखिए, अगर आप किसी दिन जिम चले जाओ या किसी दिन आप स्पोर्ट्स खेल लीजिए, है ना, कुछ मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा कर लो, आप थोड़ा ज़्यादा चल लो, या थोड़ा ज़्यादा सा ये बोला जाए कि आप वर्कआउट कर लो, तो उस दिन आप देखते हैं कि आपकी मसल्स अकड़ जाती है, दुखने लगती है, एंड दैट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड डिपोजिशन। बट ये चीज आपके हार्ट के साथ नहीं होती। आपका हार्ट ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से बीट करते हुए आ रहा है, एंड अभी तक बीट कर रहा है। ऑब्वियसली जब तक वो बीट कर रहा है तब तक आप हैं, जब वो नहीं तो आप भी नहीं। ठीक, बट ये देखिए कि इवन किसी पर्सन की एज 60 ईयर्स हो जाती है, कोई 70 हो जाता है, कोई 80 हो जाता है, बट स्टिल जो है वो हार्ट थकता नहीं है। ठीक है ना, हम आगे चल के बात करेंगे, जब हम हार्ट बीट की बात करेंगे तो नॉर्मल एवरेज हार्ट बीट जो है वो 72 से 75 बीट्स पर मिनट हो जाती है। ठीक, यही अगर आप भाग रहे हो तो आपकी हार्ट बीट 90 से लेके 100 तक की भी चली जाती है, या इससे भी ज़्यादा हो जाती है, जब आप किसी तरह का वर्कआउट करते हैं, है ना, मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं। बट स्टिल इतना कंटिन्यूसली वर्कआउट करने के बाद भी हार्ट की मसल्स में फटीग नहीं होता, हार्ट की मसल्स दुखती नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड डिपोजिशन नहीं होता, यहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। और ये पूरी स्टोरी सुनाने का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि जहाँ लैक्टिक एसिड डिपोजिशन नहीं होता, जहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, यानी कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी और एटीपी हार्ट के पास नहीं है, इसका मतलब हार्ट पूरी 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 तरह से एरोबिक है और वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर में। यानी गलती से भी अगर ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट कम हो जाएगा तो हार्ट की मसल्स काम करना बंद कर देगी, और यही एक कारण होता है हार्ट अटैक के अंदर, जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है उसको नाम दिया जाता है एंडोकार्डियम। तो हमने 3 लेयर्स ऑफ हार्ट को डिस्कस कर लिया, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे बाहर वाली लेयर को एपिकार्डियम बोलते हैं, जो कुछ और नहीं है बल्कि विसरल पेरिकार्डियम ही है। मिडल लेयर मायोकार्डियम है, बड़ी स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मायोजेनिक नेचर की है, ये अपना इम्पल्स अपने कॉन्ट्रैक्शन के लिए खुद जनरेट कर लेगी। दूसरी बात, इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, इसी कारण फटीग नहीं होता, थकावट नहीं होती। बट जहाँ ये एक एडवांटेज है, वहीं पे एक स्लाइट डिसएडवांटेज ये भी है कि इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वंस बिकॉज ऑफ एनी रीजन। अगर हार्ट को सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, जिसको आप हार्ट फेलियर बोलेंगे। जब हार्ट की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो फेलियर, एंड अगर बंद हो जाए तो आप उसको हार्ट अटैक बोलेंगे, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोला जाता है। तो सबसे अंदर की जो लेयर है वो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जिसको एंडोकार्डियम भी बोला जाता है। एंड एक और वर्ड है जिससे इसको डिनोट करते हैं, और वो है एंडोथेलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, हार्ट जैसा कि मैंने बोला कि 4 चेम्बर्स के अंदर में डिवाइडेड होता है। ऊपर के 2 चेम्बर्स जो बेस वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोला जाता है ऑरिकल्स या एट्रियाज, जबकि नीचे के 2 चेम्बर्स जो अपेक्स वाले एरिया के अंदर में होते हैं, इनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। इनके लिए जनरली कोई दूसरा नाम यूज नहीं करते, ऑरिकल्स या एट्रियाज जो है इनके लिए 2 नाम यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, जब हम हार्ट को ऊपर या बाहर की तरफ से देखते हैं तो एक्सटर्नली हम एट्रियाज या ऑरिकल्स को वेंट्रिकल्स से सेपरेट कर सकते हैं। एंड इनको सेपरेट करने के लिए आप यहाँ पर फैट की एक लेयर जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो लेयर ऑफ फैट है, लेयर ऑफ फैट है, इसको बोला जाता है सल्कस। ठीक, द डीप लेयर ऑफ फैट इज कॉल्ड एज सल्कस, द डीप लेयर ऑफ फैट इज कॉल्ड एज सल्कस। ठीक, तो एक्सटर्नली ये जो सल्कस है, जिसमें एक्चुअल में आपकी कोरोनरी आर्टरी की भी कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कोरोनरी सल्कस। तो ये जो कोरोनरी सल्कस है, ये बाहर की तरफ से आपके एट्रियाज को डिवाइड कर देता है। यानी सल्कस के इस तरफ में आपका राइट एट्रिया होगा, सॉरी, सल्कस के इस तरफ में आपके एट्रियाज होंगे, जबकि नीचे की तरफ में आपके वेंट्रिकल्स होंगे। तो एट्रियाज एंड वेंट्रिकल्स को आप एक्सटर्नली बाहर से ही सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरोनरी सल्कस। याद रखिएगा, देखिए यही वो फैट की लेयर्स हैं कि अगर ये बढ़ जाए तो आप यहाँ तुरंत देख सकते हो इमीडिएटली यहाँ पे कि यहाँ आपकी एक मेजर आर्टरी निकल रही है जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, विच इज कॉल्ड एज कोरोनरी कोरोनरी आर्टरी। प्लीज ये नाम याद रख लीजिएगा, कोरोनरी आर्टरी। एंड यहाँ इस पॉइंट पे फोकस कीजिए, आप देख रहे होंगे कि कोरोनरी आर्टरी एक्चुअली आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली मेन पाइपलाइन, आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मेन जो पाइपलाइन है, पल्मोनरी एओर्टा, सॉरी सिस्टेमिक एओर्टा, वहीं से निकलती है। यानी कि जैसे ही आपके हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, तुरंत वहीं से एक पाइपलाइन है जो खुद हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखिए कि ये कोरोनरी आर्टरी जो है, इट इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ फैट्स। ठीक, और अगर यही फैट की लेयर का थिकनेस बढ़ता है तो देन दिस फैट स्टार्ट्स टू पेनिट्रेट इनसाइड द ब्लड वेसल, जिसके कारण होगा ये कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर में फैट का डिपोजिशन बढ़ जाएगा। एंड फैट का डिपोजिशन की वजह से वहाँ से सप्लाई होने वाला ब्लड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर से वही बात, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एंड अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि अगर हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ तो वो मसल्स की एक्टिविटी को भी कम कर देगा।
इसकी वजह से तुरंत एक बहुत ही सीवियर पेन होने लगेगा, जिसको अंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। और अगर इस चीज़ को अवॉइड किया जाए तो फिर ये हो सकता है कि ये ब्लॉकेज पूरी तरह से बढ़ जाए एंड हार्ट को ब्लड सप्लाई जो है वो पूरी तरह से रुक जाए। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो आती है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने डॉक्टर को बोलते हुए सुना होगा कि आपके हार्ट में इतने परसेंट जो है ब्लॉकेज है। ठीक, अब ये डिपेंड करता है कि कितनी कितनी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक्ड हैं एंड कौन सी आर्टरी कितने परसेंट ब्लॉक्ड है। ठीक, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये मेन कोरोनरी आर्टरी है और 90% ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर बोलेगा कि एक ब्लॉकेज है और 90% है, या फिर दो ब्लॉकेज है और एक मान लीजिए 50% है, एक मान लीजिए 70% है। बट ये जो भी है ये यूजुअली फैट डिपॉजिशन की वजह से होता है। शुरुआत में तो पेन होगा, बाद में हार्ट फेलियर एंड देन सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम इस पे और बात करेंगे जब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा हार्ट के अंदर में और अंदर की तरफ में जाते हैं। अब हमने बोला कि एक्सटर्नली आप हार्ट को डिवाइड कर सकते हैं कोरोनरी सल्कस से, जबकि दो वेंट्रिकल्स को आप से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी दो एट्रियास को आप डिवाइड कर सकते हैं बाय ट्रांसवर्स ग्रूव, जिसको आप यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर्टरीज विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरीज, जिसके बारे में अभी अभी आपको बताया था। जबकि वो वेन्स जो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खुद हार्ट से लेके जाती है उनको नाम देते हैं कोरोनरी वेन्स। मैं एक बार फिर से आपको वो डायग्राम जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि क्लियरिटी जो है वो आपको रहे। जैसे यहाँ पे ये जो रेड आर्टरीज आप देख रहे हैं ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। बट इन्हीं मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो निकलेगा। तो ये जो ब्लूइश ब्लड वेसल्स आप देख रहे हैं ये वेन्स हैं जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। बट सर पूरी बॉडी से तो ब्लड हार्ट में आता है, खुद हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हार्ट के अंदर में जाएगा? तो यही सारी की सारी कोरोनरी वेन्स सब एक जगह जमा होगी एंड देन एक मेन कोरोनरी वेन बनाएगी जिसका नाम होगा कोरोनरी कोरोनरी साइनस। एंड ये कोरोनरी साइनस जो है ये आपके राइट साइड के एट्रिया में जाकर ओपन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ बेसिक एक्सटर्नल डिटेल ऑफ द हार्ट। जैसे मैंने बोला कि सारी कोरोनरी वेन्स जो है ये कंबाइन हो जाएगी, सारी कोरोनरी वेन्स जो है वो कंबाइन हो जाएगी एंड देन एक मेजर वेन बनाएगी जिसका नाम होगा कोरोनरी साइनस, और ये राइट एट्रिया के अंदर में जाकर खुल जाएगी। तो खुद हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट को पहुंचा दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो राइट एट्रिया का काम होता है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना। बट सर वो करेगा कैसे? तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो जो ब्लूइश पार्ट दिखाया जा रहा है दैट डिनोट्स के वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में डील कर रहा है, एंड जो रेडिश पार्ट आप देख रहे हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में डील कर रहा है। ठीक, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आकर जमा होता है हमारे राइट एट्रिया के अंदर में। सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया के अंदर जमा होता है। कहाँ से? तो तीन मेजर ओपनिंग्स हैं। हार्ट के ऊपर से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा सुपेरियर वेना केवा से। हार्ट के नीचे से सारा ब्लड जो है वो लाया जाएगा इंफेरियर वेना केवा से। और खुद हार्ट का ब्लड जो हमने बोला था वो आता है कोरोनरी साइनस से। तो तीन बड़े बड़े पाइप्स हैं जो राइट एट्रिया के अंदर में ओपन होते हैं एंड ओवरऑल ऑलमोस्ट पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आते हैं। तो ऊपर से हार्ट के ऊपर से जो ब्लड आएगा वो जैसे मैंने बोला कि सुपेरियर वेना केवा से आएगा, जैसा कि हेड, नेक, अपर लिम्स हो गए एंड अपर चेस्ट हो गया। चेस्ट का ऊपरी भाग आपका हेड, नेक एंड अपर लिम्स यानी कि आपके हाथ, यहाँ से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रिया में जाएगा। इसी तरह बिलो द हार्ट जितने भी पार्ट्स हैं, है ना, उन सब से ब्लड जो है वो इंफेरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में जाएगा एंड देन आ जाता है कोरोनरी साइनस, यानी कि खुद हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रिया के अंदर जाएगा। और इस तरह थ्रू आउट द बॉडी पूरी बॉडी से आपका राइट एट्रिया जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा। एट द सेम टाइम आप लेफ्ट एट्रिया की तरफ में ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट एट्रिया जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। कहाँ से? तो लंग्स से। अब आपके पास में दो लंग्स हैं और हर लंग्स से दो दो वेन्स आएगी। तो एक लेफ्ट पल्मोनरी वेन होगी जो लेफ्ट लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी,
और एक राइट पल्मोनरी वेन होगी जो राइट लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। यहाँ पे आप 2D डायग्राम देख रहे हैं तो आप ये तो देख पाएंगे कि दो पल्मोनरी वेन्स डायरेक्टली एट्रिया के अंदर में आ रही है, बट ये जो दो पल्मोनरी वेन्स है ये आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ से, तो ये पीछे से होते हुए आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर में ओपन होती है। तो लेफ्ट एट्रिया रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट एट्रिया रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रिया जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा पल्मोनरी वेन्स से। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में अब लेफ्ट एट्रिया से जो पूरा ब्लड है वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आप देखेंगे कि एक मेन पाइप निकल रहा है जिसकी दो ब्रांचेस निकलेगी। तो ये जो मेन पाइप लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी एओर्टा। पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी आर्क भी वैसे इसको बोला जाता है, पल्मोनरी एओर्टा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये वर्ड आप याद रख लीजिए कि वेंट्रिकल्स से निकलने वाले जो पाइप्स होते हैं ना, वेंट्रिकल से जो डायरेक्टली निकलता है उसको हम बोलते हैं एओर्टा, एंड एओर्टा आर द लार्जेस्ट आर्टरीज। ओके, तो एओर्टा हम उसको बोलते हैं। अब दो है, एक जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आपके लंग्स पे जाएगा, और क्योंकि लंग्स को हम पल्मोनरी, पल्मो वाला वर्ड जो हम वो लंग्स के लिए यूज करते हैं, इसीलिए हमने इसको नाम ही दे दिया पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा। इसी तरह से जो दूसरा है जो कि एक्चुअल में आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है ना, ये आपके राइट वेंट्रिकल से निकलेगा। एंड इसी तरह जो लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपनिंग निकल रही है उसको नाम, वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वो बॉडी का वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका काम है वो पूरे टिश्यूज एंड पूरी बॉडी को सप्लाई करना, एंड देयरफॉर उसको नाम देते हैं सिस्टेमिक, सिस्टेमिक एओर्टा। तो प्लीज याद रखिएगा कि अगर राइट वेंट्रिकल से निकले तो पल्मोनरी एओर्टा, क्योंकि लंग्स को जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पल्मोनरी एओर्टा की फिर आप देखिए दो ब्रांचेस निकल जाती है, एक आपके लेफ्ट लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, एक आपके राइट लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड से जो सिस्टेमिक एओर्टा निकल रहा है वो पहले आर्क के शेप में होता है, इस तरह से एक शेप में होता है ना। ठीक, तो इसको हम तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं, सिस्टेमिक एओर्टा को हम तीन भाग के अंदर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, यहाँ आप देखेंगे तो जो जो जस्ट वेंट्रिकल से निकल के ऊपर की तरफ में जा रहा है ये पार्ट, इसको बोला जाता है असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा। एंड हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि इसी असेंडिंग एओर्टा से एक कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने निकली है सिर्फ हार्ट को। ठीक, तो असेंडिंग एओर्टा जो है यहाँ से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कोरोनरी आर्टरी निकलेगा। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ये बेंडिंग सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको बोला जाता है आर्क, सिस्टेमिक आर्क। एंड सिस्टेमिक आर्क से आप देखिएगा कि ऊपर की तरफ में कुछ ब्रांचेस निकलती है जो आपके हेड, नेक एंड चेस्ट के अलग अलग पार्ट्स को इंक्लूडिंग अपर लिम्स अलग अलग टाइप की आर्टरीज बनाती है। जैसे कि यहीं से इसी सिस्टेमिक आर्क से आप देखिए ऊपर की तरफ में एक आर्टेरी निकल रही है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ आर्टेरी, ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, और ये जाएगा राइट कॉमन कैरोटाइड आर्टरी जो आपके गले के पास होती है एंड हेड रीजन में ब्लड सप्लाई करती है। इसी तरह एक और कॉमन कैरोटाइड आर्टरी है जो वापस आपके गले की दूसरी तरफ में है, एंड ये भी द अदर साइड ऑफ द हेड को ब्लड सप्लाई करती है। देन निकलती है राइट सब क्लेवियन आर्टरी जो आपके हाथ में जाती है, राइट हैंड में, उसी की एक ब्रांच ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी भी निकलेगी। देन लेफ्ट सबक्लेवियन जो रहेगी ये आपके लेफ्ट हैंड की तरफ में जाएगी। तो इस तरह से आपका अपर चेस्ट, नेक, हेड एंड अपर लिम्स को ब्लड सप्लाई होगा आर्क के थ्रू। देन फिर जो पीछे से नीचे की तरफ में पार्ट जा रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा, एंड डिसेंडिंग एओर्टा से जो जो ब्रांच निकलेगी उसको मीजेंट्रिक आर्टरी बोला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसको मीजेंट्रिक आर्टरी बोला जाता है। एंड देन जैसे जैसे ये आर्टरी नीचे नीचे जाता जाएगा इसकी अलग अलग ब्रांचेस बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती जाएगी। जैसे कि मीजेंट्रिक आर्टरी ही निकल के आपके लीवर को जाएगी तो उसका नाम हिपैटिक हो जाएगा। ठीक, यही आपकी किडनी को जाएगी तो फिर इसको रीनल आर्टरी आप नाम दे देंगे। यही आपके स्टमक को जाएगी तो गैस्ट्रिक भी आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे जाएगा एंड देन वहां पे जाके ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा। ठीक, चलिए अब